वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। स्वागत है आज आप सभी लोगों का हमारे ECIPL के एक और रिवीजन वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। एक काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में 15 से 20 नंबर के लिए लगभग हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। तो ये कंज्यूमर का वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में होगा। कुछ सेक्शंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बाकी के कुछ दूसरे वाले वीडियो के अंदर। तो चलिए लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों को सीधे स्क्रीन के ऊपर, और ये स्क्रीन आपके सामने। तो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। सर, एक ऐसा कानून जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स के साथ कभी भी मार्केट में कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, कभी भी उनके राइट्स वायलेट ना हो, कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना चला के उन्हें लुभाया जाए, ऐसे सभी चीजों को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 से पहले 1986 में कोपरा हुआ करता था, जिसके बारे में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं 11-12 बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसी डिस्कशंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक लॉ पास किया गया, क्यों? ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सर, कंज्यूमर मतलब कौन? अरे कंज्यूमर मतलब आप और हम, ग्राहक जो कुछ भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया, और उस कानून को हम किस नाम से जानते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसने एक पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हुआ करता था 1986 का, उसे रिप्लेस किया और एक स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैकेनिज्म शो किया ताकि कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को रीएड्रेस किया जा सके, उन्हें सही तरीके से सुलझाया जा सके। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं हम कि किस तरीके से कंज्यूमर के साथ कुछ गलत किया जा सकता है, और फिर बात करेंगे कि कैसे ये एक्ट उस चीज में हमें मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए एक तनुज नाम का पर्सन है, उसने एक लैपटॉप ऑर्डर किया ऑनलाइन साइट से, पर उसे फॉल्टी प्रोडक्ट रिसीव हो गया। फॉल्टी प्रोडक्ट मतलब क्या? सर, जो लैपटॉप आया वो लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा था, चालू हुआ तो 20 मिनट में डिस्चार्ज हो गया, उसके कीबोर्ड के कुछ कीज परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या इसे फॉल्टी बनाती है। तो इस एक्ट के अंदर वो अपनी कंप्लेन ऑनलाइन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास में, और फिर सेलर को पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसे रिफंड भी करना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द केस जहां पे ये एक्ट यूजफुलनेस अपनी शो करता है। दूसरा, लेट्स से पलक ने एक आईफोन ऑर्डर किया, कहां से? फ्लिपकार्ट से, पर आईफोन की जगह उसे क्या मिल गई? एक ईंट मिल गई उस आईफोन के बॉक्स में, या फिर अंदर से एक डव साबुन निकला। अरे भाई, हमें नहाना नहीं है, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो आईफोन चलाना था। तो मांगा कुछ और प्रोडक्ट, निकला कुछ और प्रोडक्ट। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए, कंज्यूमर के साथ गलत हुआ। तो कहां चिल्ला है कंज्यूमर जाकर के? इस एक्ट के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। लेट्स से आमिर खान प्रमोट करते हैं हर्बल वेट लॉस पाउडर, और बोल रहे हैं कि इस पाउडर को 1 वीक तक कंज्यूम करने से आप 10 किलो वजन अपना कम कर पाएंगे। पर बाद में पता चला कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वजन तो कम हो नहीं रहा है, ऊपर से मेरे सर के बाल अलग उड़ गए, मतलब इट हैज अ साइड इफेक्ट। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो इसके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। एक रेस्टोरेंट है जो 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए 200 रुपीज चार्ज कर रहा है, जबकि वो है कितने की? सिर्फ 20 रुपए की। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अंडर दिस एक्ट, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पेशेंट डाइड इन अ हॉस्पिटल ड्यू टू रॉन्ग इंजेक्शन। लो भाई, हॉस्पिटल के स्टाफ ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से एक पेशेंट की डेथ हो गई। तो क्या हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? आंसर इज यस। दिस इज व्हाट अंडर विच एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एयरलाइन ने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दी लास्ट मिनट में, जिसकी वजह से पैसेंजर को आगे बिजनेस लॉस हुआ। तो क्या इसे भी क्लेम किया जा सकता है? आंसर इज यस। आपको बिजनेस लॉस हुआ है, उसके लिए आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। किससे? एयरलाइन से। ये हम बातें कहां कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की यूजफुलनेस की, किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें काम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 हमें कुछ डेफिनेशंस बताता है। सबसे पहली डेफिनेशन, कंज्यूमर का मतलब क्या? सर, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर का मतलब होता है वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है या सर्विसेज को अवेल करता है फॉर अ कंसीडरेशन,
कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो किसी गुड्स को खरीद रहा है या किसी सर्विसेज को एंजॉय कर रहा है और उसके अगेंस्ट में उसने कुछ कंसीडरेशन या तो पे कर दी है या फिर उसने बोला है कि मैं कंसीडरेशन पे कर दूंगा। तो कंज्यूमर मतलब वो जो गुड्स परचेस कर रहा है, पर साथ ही साथ ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए वहां पर, कंसीडरेशन का होना भी जरूरी है। कंसीडरेशन या तो ईदर हैज बीन पेड और हैज बीन प्रॉमिस टू बी पेड, कि हम उसे बाद में पे कर देंगे। साथ ही साथ कंज्यूमर के अंदर ऑन कौन पर्सन आता है, कंज्यूमर इंक्लूड्स अदर पर्सन हु इज यूजिंग गुड और सर्विसेज विद द बायर्स परमिशन। बायर की परमिशन के साथ अगर कोई दूसरा पर्सन भी उस गुड्स को या सर्विस को यूज कर रहा है तो उसे भी कंज्यूमर मान सकते हैं। जैसे कि मेरे पापा मेरे लिए ये मोबाइल खरीद करके लेके आए, इसका कंसिडरेशन किसने पे किया, पापा ने पे किया, पर इसे यूज कौन कर रहा हूं, मैं। तो क्या मुझे भी बायर माना जा सकता है? आंसर इज यस, भले ही उसकी कंसिडरेशन मैंने पे ना किया, पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, बायर्स परमिशन। जैसे कि ये आईपैड की पेंसिल में खरीद करके लाया और आपने इसे क्लास में चोरी कर ली, तो क्या आपको भी कंज्यूमर माना जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने कंसिडरेशन पे नहीं करी और ना ही आप बायर की परमिशन से गुड्स को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। तीसरा, कंज्यूमर किसे नहीं माना जाता है? कंज्यूमर के अंदर हम एक्सक्लूड करते हैं उस पर्सन को जिसने गुड्स को या सर्विसेज को बाय किए फॉर रीसेल। रीसेल पर्पस के लिए अगर आप गुड्स को बाय करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कमर्शियल पर्पस है तो कमर्शियल पर्पसेस के केस में भी आपको क्या नहीं माना जाएगा, कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स को यूज कर रहे हैं तो। हालांकि ध्यान रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाता है। अगर कोई पर्सन अपना रोजगार, अपना एम्प्लॉयमेंट चलाने के लिए कुछ गुड्स परचेज किया है तो उसे आप कमर्शियल पर्पस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर मतलब कौन? सर, कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जिसने गुड्स या सर्विसेज बाय किए फॉर अ कंसिडरेशन। दूसरा, इट इंक्लूड द पर्सन हु इज यूजिंग द गुड्स विद द बायर्स परमिशन, बायर की परमिशन के साथ यूज करना। और तीसरा क्या, हम उस पर्सन को एक्सक्लूड कर देते हैं जिस पर्सन ने कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को बाय किया है, दैट पर्सन विल नॉट बी काउंटेड एज अ कंज्यूमर। क्लियर बात है सर? नो प्रॉब्लम। कौन कंज्यूमर नहीं है? जिसने गुड्स या सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि गुड्स या सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अभी हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे कंप्लेनेंट की, कि कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है। तो कंप्लेन सिर्फ वही पर्सन फाइल कर सकता है जो कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर आपका होना या ना होना डिटरमाइन करता है कि आप कंप्लेन फाइल कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आपको फ्री में कुछ सामान मिला है, तो ऐसे केस में आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ आपने गुड्स या सर्विसेज अगर रीसेल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है तो फिर यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंज्यूमर। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेल्फ यूज बाय अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर अपने सेल्फ यूज के लिए कर रहा है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शेल नॉट बी काउंटेड एज अ कमर्शियल पर्पस। इसका मतलब अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर किसी गुड्स को, किसी मशीन को यूज कर रहा है तो दे विल बी रिगार्डेड एज अ कंज्यूमर। लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के केस लॉ में कोर्ट ने यह हेल्ड किया था क्या, कि अगर किसी पर्सन ने कोई सुइंग मशीन, सिलाई करने की मशीन जो खरीदी है और उससे वो स्टिच करता है क्लोथ्स को उसके 2 हेल्पर के साथ, तो उसे कंज्यूमर ही माना जाएगा। आप उसे कमर्शियल पर्पस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड, ट्रैक्टर यूज्ड फॉर ओन लैंड प्लस आइडल हायर। हमारे पास एक ट्रैक्टर था जो हमने खरीदा था हमारी जमीन की जुताई करने के लिए, पर पूरे समय तो चलता नहीं है, पूरे साल तो चलता नहीं है, तो कुछ समय पर वो खाली रहता था। तो खाली समय पे हमने क्या बोला कि एक काम करो भाई, दूसरे के खेत में भेज देते हैं, क्यों ना इससे 2 पैसा ही कमा लिया जाए। तो आइडल समय में अगर आपने उसे किसी और के फार्म में, किसी और की जमीन पे यूज किया है तो उस जमीन के यूज में थोड़े समय उस ट्रैक्टर को वहां यूज कर देने से आपका ट्रैक्टर कमर्शियल नहीं बन जाएगा, वो अभी भी आप कंज्यूमर ही रहेंगे, उसे कमर्शियल नेचर का नहीं माना जाएगा। तो ट्रैक्टर यूज फॉर द ओन लैंड, यूज्ड आइडल for the idle time, it has been used as a hiring purpose, you will always be regarded as a consumer. Bhupendra Jung Bahadur versus regional manager. Tractor used for tilling
ओन लैंड, हायर्ड ओकेजनली कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। ट्रैक्टर था जो आपने आपकी जमीन की टिलिंग कल्टीवेशन के लिए यूज किया, खाली समय में आपने उसे किसी और जगह पर यूज कर लिया, तो इससे आप कमर्शियल पर्पस में ट्रांसफर नहीं हो जाते, आपको अभी भी कंज्यूमर ही माना जाएगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस लॉ। तीसरा, इंश्योरेंस के बेनिफिशियरी को भी क्या माना जाता है कि वो भी कौन है, कंज्यूमर है। जैसे कि ए नरसम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया के केस लॉ में बोला गया था कि विडो इज अ बेनिफिशियरी और उसे कंज्यूमर माना जाए। देखो बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि विडो ने प्रीमियम पे थोड़ी किया है, प्रीमियम जिसने पे किया था उसकी तो डेथ हो गई, तो अब जो बेनिफिशियरी है उसे भी क्या माना जाएगा, उसे भी कंज्यूमर माना जाएगा, भले ही उसने क्या नहीं पे किया, कंसिडरेशन पे नहीं किया। ऐसा कहां बताया है, केस लॉ के अंदर, ए नरसम्मा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। चौथा, टेनेंसी इज नॉट अ कंज्यूमर, अगर आप टेनेंट है तो आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह वर्सेस साकेर बेन कांजी चंदन वाले केस लॉ के अंदर बताया गया कि टेनेंसी इज लाइक अ प्लेन रेंट एग्रीमेंट। जो टेनेंसी होती है वो एक रेंट एग्रीमेंट की तरह होती है और उसके अंदर कोई सेपरेट सर्विसेज जैसे कि मेंटेनेंस, सिक्योरिटी आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप किसी जगह पर किराए पर गए हैं तो आपको सिर्फ जगह दी जा रही है, आपको मेंटेनेंस या सिक्योरिटी की सर्विस उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। वो तब मानी जाएगी जब एक्सप्लिसिटली एग्रीमेंट के अंदर लिखी होगी तब। ठीक। सेकेंड डेफिनेशन इज अ कंप्लेनेंट। दूसरी डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं कौन सी, कंप्लेनेंट की। सबसे पहले हमने बात करी कि कंज्यूमर मतलब कौन, दूसरा हमने बात करा कंप्लेनेंट। कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, पर्सन हु फाइल्स अ कंप्लेन। जो चुगली करता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट। और चुगली कौन कर सकता है, चुगली कर सकता है कंज्यूमर, जो अभी हमने पढ़ा वो। उसके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी क्या कर सकती है, कंप्लेन फाइल कर सकती है। एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हो, जैसे कि एक मोबाइल शॉप से मैंने भी मोबाइल खरीदा, तुमने भी मोबाइल खरीदा, कनक ने भी मोबाइल खरीदा, आफरी ने भी मोबाइल खरीदा, चार लोगों ने एक ही जगह से मोबाइल खरीदा और चारों के मोबाइल में सेम डिफेक्ट आया, तो क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, चारों मिलकर के एक भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर हैविंग द सेम और सिमिलर इंटरेस्ट, अगर सिमिलर इंटरेस्ट है तो आप चारों मिलकर के क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो कंज्यूमर फाइल कर सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर जिनका सिमिलर इंटरेस्ट हो वो फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कंप्लेन फाइल कर सकती है। सर ये कौन होती है, हम एक सेक्शन नंबर 10 पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जिसके अंदर CCPA के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी अगर कंप्लेन फाइल करना चाहे तो वो भी कंप्लेन फाइल कर सकती है। अभी पढ़ेंगे हम कि CCPA क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन हमारा आएगा। इसके अलावा कंप्लेन और कौन फाइल कर सकता है, सर इसके अलावा कंप्लेन फाइल कर सकती है रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। ये जो NGO वगैरह होते हैं जो समाज की भलाई का ठेका उठाते हैं, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं किसी और के बिहाफ पे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, अनफेयर कॉल चार्जेस। मान लीजिए कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एकदम से अपने प्राइसेस बढ़ा देती है, अनफेयर ट्रीटमेंट करती है, तो ऐसे केसेस में भले ही वो NGO अफेक्ट नहीं हो रहा हो, पर सिंस बहुत सारे लोग, पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही है, तो वो NGO भी क्या कर सकती है, कंप्लेन फाइल कर सकती है। तो कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। क्यों ना रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ हम 2 मिनट बात कर लें, क्यों, क्योंकि एक अटेम्प्ट में रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन क्या होता है यही 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया था। तो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब होता है एक ऐसा एसोसिएशन जो किसी भी एक्ट में किसी भी समय पर रजिस्टर्ड था। रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन मींस एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे कि हो सकता है वो सोसाइटी हो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो कोई ट्रस्ट हो जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो कोई सेक्शन 8 कंपनी हो जो कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड हो। तो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन किसे मानते हैं, ऐसा कंज्यूमर एसोसिएशन जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर हो। वो सोसाइटी हो सकती है, वो ट्रस्ट हो सकती है, वो कंपनी से 2013 के अंदर कोई कंपनी हो सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई सी भी बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान रखना ये भी इसी का पार्ट है, ऐसी कोई सी भी बॉडी कॉर्पोरेट जो ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाई है टुगेदर ऑफ देयर ओन विल, वॉलेंटरी होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, वॉलेंटरी होनी चाहिए, मतलब खुद की इच्छा से बनाई गई हो, किसी के जोर जबरदस्ती में बनाई गई हो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। खुद की इच्छा से लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और बोला कि हम कंज्यूमर्स की हेल्प करेंगे विदाउट एनी प्रेशर और इन्फ्लुएंस। तो उसे क्या कहा जाता है कि ये कौन है, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है। तो हम बात कर रहे हैं कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कंज्यूमर्स
कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरी हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि कंज्यूमर मतलब कौन। कंज्यूमर के अंदर तीन चीजें, कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जिसने गुड्स या सर्विसेज बाय किए फॉर अ कंसिडरेशन, दूसरा वो पर्सन को भी कंज्यूमर माना जाता है जो बायर की परमिशन के गुड्स को यूज कर रहा है, और तीसरा कंज्यूमर में उसे एक्सक्लूड किया जाता है जिसने गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है। पर ध्यान रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाता। मतलब अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ खरीदा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सिलाई मशीन खरीदी है, तो मुझे कंज्यूमर माना जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने बात करी कंप्लेनेंट की, कि कंप्लेनेंट कौन होता है। सर कंप्लेनेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो कंप्लेन फाइल करता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो कंप्लेन फाइल करेगा, वो चुगली करेगा। तो चुगली कौन कर सकता है, कंप्लेन कौन कर सकता है? सर कंप्लेन कंज्यूमर कर सकता है। कंज्यूमर के अंदर वो तीन चीजें हमने वो तो ध्यान रखना ही है। कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेन फाइल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कंप्लेन फाइल कर सकती है, और इसके अलावा ऐसा कोई भी दूसरे पर्सन जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हो, वन और मोर पर्सन हैविंग ए सिमिलर इंटरेस्ट। चार लोगों ने सामान खरीदा, चारों का ही सामान गलत निकल कर गया या चारों को ही गलत सर्विसेज दी गई, तो चारों मिलकर के एक एप्लीकेशन एक कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। यहां तक की बात अभी हमारी हो गई। तीसरे नंबर की डेफिनेशन है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? सर कंप्लेन का मतलब होता है रिटन एलिगेशन, लिखित में लगाए गए आरोप। हम ऐसा बोलते हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया और ये हमें जब लिख करके दिया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा कि हमने कंप्लेन फाइल की है। कंप्लेन मींस रिटन एलिगेशन मेड बाय कंप्लेनेंट सीकिंग रिलीफ अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर रिलीफ हम लोग मांग रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। कंप्लेन कब फाइल की जाती है? सर कंप्लेन तब फाइल की जा सकती है जब किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाए। किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है ये अभी हमें पढ़ना है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। तो अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई तो ऐसे केसेस में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर जो गुड्स आपने परचेज की उसके अंदर डिफेक्ट निकला, जैसे मैंने प्यूरीफायर खरीदा, वाटर प्यूरीफायर, और वो 3 दिन में ही चलना बंद हो गया, तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं? कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। मैंने कोई सर्विसेज ली, वो सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या कि जो सर्विस मैंने ली वो फॉल्टी थी, वो इम्परफेक्ट थी। जैसे कि मैंने बोला 50 MB पर सेकंड का मुझे वाईफाई रिक्वायर्ड है, और जब मैंने वाईफाई स्पीड चेक की तो वो तो 30 Mbps ही निकला। तो अरे भाई ये तो गलत हुआ ना मेरे साथ। तो सर्विस कैसी थी? डेफिशिएंट थी। तो अगर सर्विस डेफिशिएंट हो, गुड्स डिफेक्टिव हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई हो, या फिर चार्जिंग प्राइस मोर देन फिक्स, जितनी हम लोगों की बात हुई थी उससे ज्यादा प्राइस अगर आप चार्ज करेंगे तो ऐसे केसेस में भी मैं आपके खिलाफ क्या कर सकता हूं? कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। इसके अलावा हैजार्डस गुड्स को बेचा गया कहां पर? पब्लिक में। कुछ ऐसी गुड्स थी जिनसे सामने वाले कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, आप ऐसा सामान नहीं बेच सकते। जैसे कि एक शॉप पर एक्सपायर्ड चिप्स बेचे जा रही, अरे भाई गलत बात है ये, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। या फिर हैजार्डस सर्विसेज दी जा रही है डिस्पाइट नोइंग देम टू बी अनसेफ। कुछ सर्विसेज अनसेफ है फिर भी आप उसे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोई टॉक्सिक केमिकल यूज किया, मैंने पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए अपने ऑफिस में लोगों को बुलाया कि आप हमारे ऑफिस में बहुत सारे जीव जंतु हो गए, इन्हें भगा दो, पेस्टिसाइड कंट्रोल कर दो। तो वो जब पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए आए तो उन्होंने ऐसा केमिकल यूज किया जो टॉक्सिक था, जिससे मेरी जान भी जा सकती थी या मैं बहुत ज्यादा बीमार हो सकता था। तो सर्विस कैसी दी? हैजार्डस दी। ऐसा भी कुछ किया। या फिर क्लेम बनता है मेरा किसका? प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर। इस चैप्टर के लेटर पार्ट में सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर भी अगर आपका क्लेम है तो ऐसे केसेस में वन कैन फाइल अ कंप्लेन। क्या कर सकते हैं हम? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि कंज्यूमर क्या करता है? कंप्लेनेंट चेक करते हैं कि कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, और वो कंप्लेनेंट क्या कर रहे हैं? कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। कंप्लेन कब फाइल करते हैं? जब आपके साथ ये सारी चीजें हो, ऐसा कुछ भी गलत आपके साथ हुआ है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हम लोगों ने बात करी डिफेक्ट या फिर डेफिशिएंसी के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि गुड्स कैसे हो सकते हैं? डिफेक्टिव हो सकते हैं, या सर्विस कैसी हो सकती है? डेफिशिएंट हो सकती है। तो डिफेक्ट या डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो डिफेक्ट का मतलब यह होता है डिफेक्ट इज एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग इन क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, impurity और स्टैंडर्ड विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और एग्रीड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बात की थी या एक्ट जो आपसे इंश्योर करता है उसके कंपैरिजन में आपने मुझे फॉल्टी सर्विस दी, इम्परफेक्ट सर्विस दी या शॉर्टकमिंग दिया, कुछ चीजें कम दी। वो किस में कम हो सकती है? क्वालिटी कम हो सकती है,
क्वांटिटी कम हो सकती है, उसकी पोटेंसी इतनी नहीं है, वो इतना प्योर नहीं है, वो उतने उस स्टैंडर्ड का नहीं है जो हमने मांगा था। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमें जो सर्विस मिली है या हमें जो गुड्स मिले हैं, गुड्स, वो गुड्स कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं। क्या है वो गुड्स? देखो, जब कमी गुड्स में हो तो उसे डिफेक्ट कहा जाता है, और जब कमी सर्विसेज में हो तो उसे क्या कहा जाता है, डेफिशिएंसी। बाकी की डेफिनेशन पूरी वर्ड बाय वर्ड सेम है, पर जब ये चीज गुड्स के अंदर हो तो उसे डिफेक्ट कहा जाता है, जब ये चीज सर्विसेज के अंदर हो तो उसे डेफिशिएंसी कहा जाता है। जैसे कि कंज्यूमर ने 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल बाई किया, लेबल के अंदर लिखा हुआ था कि वो क्या है, 100% प्योर, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, पर जब बाद में लैब टेस्टिंग कराई गई तो पता चला कि वो तो अडल्ट्रेटेड था, उसके अंदर तो मिलावट थी और सिर्फ 950 ml निकला। आपने बोला 1 लीटर था, वो था भी कितना, 950 ml। तो एक तो वो उतना प्योर नहीं था, दूसरा उसकी क्वांटिटी भी शॉर्ट थी। तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो ऑयल खरीदा, जो गुड्स खरीदे, वो कैसे थे, डिफेक्टिव थे, और हम आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अब कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सिंपल सी बात, आसान सी बात कि क्या डिफेक्ट और क्या डेफिशिएंसी। फिर हमने बात करी कि भैया आपकी सर्विस में डेफिशिएंसी है या आपको जो गुड्स मिले हैं वो गुड्स डिफेक्टिव हैं, ये प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, जो कंप्लेन फाइल कर रहा है उसके ऊपर, इनिशियली उसके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो गुड्स मिले हैं वो डिफेक्टिव हैं या जो सर्विसेज आपको रेंडर की गई है वो डेफिशिएंट है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, पर कंप्लेन में बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा। इनिशियली आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डेफिशिएंट सर्विसेज दी गई है। अगर आपने इनिशियल प्रूफ शो कर दिए तो फिर बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बर्डन विल शिफ्ट टू रिस्पोंडेंट, जो पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन फाइल की है, फिर उसके ऊपर यह बर्डन रहेगा कि वो प्रूव करे कि नहीं डिफेक्टिव नहीं थी। तो इनिशियल प्रूफ आपके ऊपर। एक केस लॉ दिया हुआ है, एसजीएस इंडिया वर्सेस डॉल्फिन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये डॉल्फिन इंटरनेशनल लिमिटेड वाले लोग क्या करते थे, मैंगोस, आम को एक्सपोर्ट करते थे, कहां से, दिल्ली टू लंदन। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली में इनका शिपमेंट तैयार था तो इन्होंने एसजीएस इंडिया नाम की कंपनी को बुलाया और क्या बोला कि आप हमारे शिपमेंट को एक बार चेक कर लो कि इसके अंदर जो मैंगोस जा रहे हैं वो सही है या नहीं, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ बराबर है या नहीं, आप एक बार चेक करके हमें बता दो ताकि लंदन पहुंचने पे कोई दिक्कत ना आए। तो एसजीएस इंडिया वाले आए इनके दिल्ली के पोर्ट पर, उन्होंने चेक किया और बोला कि तुम्हारे शिपमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इसे जाने दो। तो शिप निकल गया, कहां पहुंच गया, लंदन। लंदन जब शिप पहुंचा तो वहां पर पोर्ट पे उसकी चेकिंग की गई और पता किया गया तो पाया कि जो मैंगोस आप लेकर के आए हैं वो मैंगोस तो कैसे हो चुके हैं, उनके अंदर तो फंगस आ चुका है। क्या आ चुका है, उनके अंदर तो फूलन आ चुकी है, फंगस आ चुकी है, और अभी शिपमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो डॉल्फिन इंटरनेशनल लिमिटेड वाले क्या बोल रहे हैं कि एसजीएस इंडिया वालों ने हमें जो सर्विसेज दी वो सर्विसेज कैसी थी, डेफिशिएंट थी। और बात बिल्कुल बराबर है, अरे हमने तुम्हें चेक करने के लिए बुलाया और तुमने चेकिंग सही से नहीं की, तो हम बोलेंगे ना कि आपने जो सर्विस हमें दी है वो सर्विस कैसी है, वो इम्परफेक्ट सर्विस है। तो इम्परफेक्ट सर्विस के केस में उसे डेफिशिएंट सर्विस बोल सकते हैं। पर यहां पर डॉल्फिन इंटरनेशनल लिमिटेड वाले को इनिशियली ये प्रूव करना पड़ेगा कि एसजीएस इंडिया वालों ने काम सही से नहीं किया। अब इनिशियली कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो दिल्ली पोर्ट की सीसीटीवी दिखा सकते हैं कि देखो सर, ये लोग हमारे पोर्ट पर आए, इन्होंने चाय नाश्ता किया, एक बार पोर्ट पर घूमे और चले गए, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अगर एक बार आप इनिशियली ये प्रूव कर देंगे कि उन्होंने डेफिशिएंसी की थी, अब बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, अब बर्डन रिस्पोंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। दूसरा केस लॉ है डॉक्टर हरीश कुमार खुराना वर्सेस जोगिंदर सिंह। इट इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ। क्या बोला इसके अंदर कि भैया हॉस्पिटल में हुई हर मौत, नॉट एवरी डेथ इन अ हॉस्पिटल इज अ नेग्लिजेंस। हॉस्पिटल में हर आदमी जो मर रहा है वो हॉस्पिटल की लापरवाही से नहीं मर रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी अगर मरा तो वो हॉस्पिटल की ही गलती थी। डॉक्टर्स आर नॉट लाइबल जस्ट बिकॉज ट्रीटमेंट फेल। अरे डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी है, डॉक्टर हर इंसान को थोड़ी बचा सकते, हो सकता है कभी कभी ट्रीटमेंट फेल भी हो जाए। तो ऐसे केसेस में अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि जो पेशेंट की डेथ हुई है वो हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, तो आपको इनिशियली प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पर हॉस्पिटल की गलती थी। इट मस्ट बी प्रूवन विद द सफिशिएंट मेडिकल एविडेंस कि डॉक्टर की, हॉस्पिटल की या हॉस्पिटल के किसी स्टाफ की गलती थी, यह आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कहां एस्टेब्लिश किया गया, डॉक्टर हरीश कुमार खुराना वर्सेस जोगिंदर सिंह। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो
लोगों के नाम बदल देंगे, जैसे यहाँ हरीश कुमार खुराना या जोगिंदर सिंह है तो नाम कुछ और रख देंगे, उससे कोई समस्या नहीं। पर ध्यान रखना जब आप इसका आंसर करेंगे तो आपको इस केस लॉ का रेफरेंस देना है, तो कोशिश करिएगा कि इस केस लॉ का नाम भी आप लोगों को याद हो जाए। फिर हमने बात करी, अभी हम सेक्शन 2 पे ही है, डेफिनेशन ही चल रही है हमारी। एक बार डेफिनेशंस खत्म हो जाएगी ना, फिर आप देखिएगा कि एक्ट कितना फ्लुएंट चलेगा, फिर तो बहुत आसानी से चलेगा। अभी हम इस एक्ट का बेस बना रहे हैं कि व्हाट डज दिस एक्ट वांट्स, ये एक्ट चाहता क्या है। जब थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो सेक्शंस तो बहुत तेजी से मूव करेंगे हम लोगों के। अब हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का, बंधात्मक। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है बंधात्मक ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जो किसी को बांधने का काम कर रही है। यार ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस भी की जाती है तो ऐसे केसेस में भी कंप्लेन फाइल की जा सकती है। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है सर? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, किस चीज को? प्राइस को, सप्लाई को, या फिर डिलीवरी की कंडीशंस को, या फिर आप कोई अनजस्टिफाइड कॉस्ट इंपोज कर रहे हैं कंज्यूमर के ऊपर। जैसे कि कंज्यूमर ने 200 रुपए का खाना खाया और 2000 रुपए का सर्विस चार्ज लगा दिया, अरे ये तो गलत है ना, दिस इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। या फिर आपने डिले इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स किया, कंज्यूमर ने कुछ गुड्स ऑर्डर किए, आपने उसकी डिलीवरी को जानबूझ करके डिले कर दिया, जिसकी वजह से उसे बाद में नुकसान हो गया। जैसे कि कंज्यूमर ने आपसे बोला है कि आप मुझे, अप्रैल की बात है अभी, मान लो लेट्स से अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में कंज्यूमर ने आपसे बोला कि मुझे आप 3 एसी डिलीवर कर दीजिएगा, कब? मई मंथ में। और प्राइस कौन सा मानेंगे हम? जिस समय पर आप मुझे एसी डिलीवर करेंगे ना, उस समय पर जो प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर हम कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी प्राइस असर्टेन करना सही नहीं। तो ट्रेडर जो था जिसके साथ कांटेक्ट किया गया, उसने जानबूझ करके मई मंथ में एसी नहीं भेजे, उसने जानबूझ करके कब भेजे? जून महीने में। और जून तो पीक गर्मियों का सीजन होता है, हाई गर्मी करते हैं हम लोग जून में, तो जून में तो बहुत गर्मी थी, उस समय पे प्राइसेस भी बढ़ गए। तो ये तो आपने कंज्यूमर के साथ में गलत किया, आपने जानबूझ करके डिलीवरी ऑफ गुड्स को क्या किया? एग्रीड पीरियड से ज्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से प्राइस राइज हुआ। तो ऐसे केस में इसे कहा जाएगा कि आपने क्या किया है? आपने ऐसी प्रैक्टिस की ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? कोई टाइंग एग्रीमेंट कर रहे हैं। टाइंग एग्रीमेंट का मतलब क्या हो सकता है कि एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दूसरा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायरिंग कंज्यूमर टू बाय वन प्रोडक्ट एज अ कंडीशन टू बाय द अनदर। कंज्यूमर आपके यहां आया कि मुझे ये टीवी दे दो, तो आप बोल रहे हो टीवी तो देंगे, पर तब देंगे जब आप होम थिएटर खरीदोगे। अरे ये क्या बात हुई भाई, मुझे तो सिर्फ टीवी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई टाइंग एग्रीमेंट चलाते हैं किसी सामान को बेचने के लिए, तो उसे भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर राइट्स की। कंज्यूमर राइट का मतलब क्या सर? कंज्यूमर राइट का मतलब ऐसा राइट जो कंज्यूमर को दिया गया है ताकि वो क्या कर पाए? मार्केट में फेयर ट्रेड कर पाए, उसके साथ कोई भी गलत ना हो, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो क्या क्या कंज्यूमर के राइट्स होते हैं? राइट टू सेफ्टी फ्रॉम द हैजार्डस गुड्स और सर्विस। बीइंग अ कंज्यूमर, मुझे कोई सी भी ऐसी गुड्स या सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए जो कैसे हो? हैजार्डस हो, ऐसे खतरे से खाली सामान मुझे नहीं बेचना चाहिए। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस। कंज्यूमर का, ग्राहक का यह अधिकार है कि उसे पता चले कि कौन सी क्वालिटी के, कितनी क्वांटिटी और किस प्राइस पर सामान बेचा जा रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो अभी सामान ले जाओ, प्राइस 2 महीने बाद बताऊंगा। नहीं, कंज्यूमर का राइट है कि उसे प्राइस भी उसी समय पर पता चले। इसके अलावा राइट टू चूज फ्रॉम द वेराइटी ऑफ गुड्स। आप कंज्यूमर को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पीछे रखी हुई 4 बॉटल्स आपको नहीं दिखाएंगे, आपको तो यही वाली बॉटल खरीदनी पड़ेगी। नहीं, कंज्यूमर हैज अ राइट कि वो चूज कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस उसे लेना है। इसके अलावा राइट टू बी हर्ड एट द फोरम। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत किया गया तो कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि उसकी बातों को सुना जाए। कहां पर? फोरम के अंदर। सिर्फ सुना नहीं जाए, उसे क्या किया जाए? रीएड्रेस किया जाए, राइट टू बी रिड्रेसल। इसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के कितने राइट्स हैं ये भी कंज्यूमर को पता होने चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने एड देखा होगा जो दूरदर्शन पर अधिकतर आता है, जागो ग्राहक जागो। तो वो जागो ग्राहक जागो का एड इसीलिए आता है ताकि ग्राहक जागे और उन्हें पता तो चले कि उनके राइट्स क्या क्या हैं। हम राइट दे चुके हैं पर कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है। ठीक, फिर हमने बात करी एक और डेफिनेशन की जिसका नाम है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या? तो ऐसी कोई सी भी मेथड या ऐसी कोई सी भी प्रैक्टिस जिसके थ्रू आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को, सेल को प्रमोट कर रहे हैं, वो मेथड या प्रैक्टिस कैसी है?
अनफेयर, मिसलीडिंग या डिसेप्टिव। गलत कर रहे हैं आप, कंज्यूमर को गुमराह कर रहे हैं या कंज्यूमर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई सी भी प्रैक्टिस अगर आप यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जा सकता है कि ये अनफेयर है, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या? ऐसी कोई सी भी मेथड या ऐसी कोई सी भी प्रैक्टिस जिसके थ्रू आप प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स या सर्विसेज को, जो मेथड या प्रैक्टिस या तो अनफेयर है या मिसलीडिंग है या फिर डिसेप्टिव है। कितनी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, अब मतलब हम कुछ एक तरीके से एग्जांपल्स देखने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया अबाउट द स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी, जैसे कि आप नकली आईफोन बेच रहे हैं और उसे क्या बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, अरे झूठ बोल रहे हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, शोइंग यूज्ड गुड्स एज अ ब्रांड न्यू, पुराने सामान को नया सामान बना करके बेचना। मेरे पास एक बाइक रखी थी, संडे था तो मस्त मैंने बाइक को धोया, उसको कलर वलर पोत दिया और फिर बेच दी कि भैया ये नई बाइक खरीद के लाया हूं, ये लो ले जाओ। अरे ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। तीसरा, फॉल्सली शोइंग द फेक स्पॉन्सरशिप, एफिलिएशन और पार्टनरशिप, आप किसी के साथ पार्टनरशिप बता रहे हैं पर उसके साथ पार्टनरशिप एक्चुअली में आपकी है नहीं। जैसे कि आपने लिख रखा है कि हमारी पार्टनरशिप है किसके साथ? RIL के साथ, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप है, बाद में पता चला RIL का मतलब है रोहित इंदौर लिमिटेड। ऐसा अलाउड नहीं है। ये क्या हुआ? आपने मिसलीड करने की कोशिश की, ऐसी मेथड यूज की जिससे आप मिसलीड कर रहे हैं किसे? कंज्यूमर को। इसके अलावा मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे आप फॉल्स नीड क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। एक कॉस्मेटिक कंपनी है, वो बोल रही है कि अगर आपने हमारा क्रीम यूज नहीं किया तो आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है, वो 2 गुना रफ्तार से डल होना चालू हो जाएगी, जबकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अपने प्रोडक्ट की फॉल्स नीड क्रिएट करना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अनफेयर। आप कंज्यूमर को धोखा दे रहे हैं, आप डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गिविंग मिसलीडिंग वारंटी या फिर प्रोमिसेस, आप क्या कर रहे हैं? मिसलीडिंग वारंटी दे रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि 2 साल तक प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी हो तो मेरे पास आ जाना, बिना कोई सवाल पूछे आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जब कंज्यूमर लेने आपके पास सब रिप्लेस करने के लिए आया तो आपने बोला कि नहीं, हमने तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात की थी, ये वाला डिफेक्ट तो हम सही नहीं करते। अरे ऐसे थोड़ी चलता है। आपने क्या बोला था कि कुछ भी हो जाए तो हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये क्या हुआ? मिसलीडिंग वारंटी हुई। आप अगर ऐसा भी करते हैं तो इसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के केस में आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है। हम लोगों ने कंप्लेन के समय पढ़ा था। आप फॉल्स फैक्ट दे रहे हैं जिससे दूसरे प्रोडक्ट की रेपुटेशन खराब हो रही है। जैसे एरियल एक टीवी एडवर्टाइजमेंट चलाता है कि अगर आप टाइड डिटर्जेंट यूज करेंगे तो आपके कपड़ों पर येलो दाग या फिर फैब्रिक जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, जबकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं। अगर आपने ऐसा भी कुछ किया, किसी दूसरे पार्टी की, दूसरे गुड्स या सर्विसेज की अगर रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश की तो उसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। इसके अलावा आप कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहे हैं जिससे गुड्स या सर्विस प्रॉमिस कर रहे हैं एट अ बार्गेन प्राइस, पर जब हम वो बार्गेन मतलब डिस्काउंटेड प्राइस, और जब डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई सामान लेने जाता है तो या तो वो अवेलेबल है ही नहीं या अवेलेबल बहुत कम समय के लिए थी, तो इसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। जैसे कि मोबाइल कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि जो मोबाइल 25,000 का है वो मोबाइल मात्र 5,000 में मिलेगा, सिर्फ आज और आज। तो आपने क्या किया? मार्केट में नीड क्रिएट कर दी कि अरे देखो भाई 25,000 का फोन 5,000 में मिल रहा है। जब लोग लेने के लिए आए आपकी दुकान पे, बहुत सारे लोग आ गए, तो वहां जाकर के पता चला कि सिर्फ 2 मोबाइल ही ऑफर किए थे आपने। आप तो सिर्फ कंज्यूमर्स को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी दुकान पर आ जाए। इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। ऐसा करना अलाउड नहीं। इसके अलावा आप कोई मिसलीडिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फेक गिफ्ट हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया। जैसे कि आपने बोला कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने पेंट किया कि अगर आप 10 बॉटल खरीदोगे तो हर 10वीं बॉटल के ऊपर क्या मिलता है? एक ब्लूटूथ स्पीकर हम लोग फ्री देते हैं। बाद में पता चला कि विनर्स का तो कोई रिकॉर्ड कैप्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं। हम हर बार क्या बोल देते थे कि आपकी बॉटल के ऊपर तो कोई प्राइस नहीं आया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। इस तरह का कुछ भी अगर आपने किया तो इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। इसके अलावा सेलिंग द गुड्स विच आर अनसेफ हैजार्डस टू हेल्थ, ऐसा सामान बेच रहे हैं, ऐसे गुड्स बेच रहे हैं जो कैसी है? हैजार्डस है। जैसे कि आप हेलमेट बेच रहे हैं, पर हेलमेट कौन सा है? जिसपे ISI मार्क नहीं है, मतलब सेफ्टी थोड़ी सी कम है। तो ऐसी चीजें बेचना भी अलाउड नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा
जाता है। या फिर होर्डिंग करना, डिस्ट्रक्शन करना, या फिर रिफ्यूजल टू सेल विद द इंटेंशन ऑफ रेजिंग द प्राइस। मतलब हमारे पास सामान है पर हम उस सामान को बेच नहीं रहे। क्यों नहीं बेच रहे? ताकि मार्केट में नीड क्रिएट हो, जब लोगों को जरूरत होगी तो उसे ज्यादा प्राइस पर बेचेंगे। दिस इज नॉट अलाउड। एक इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आता है, हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ भी है कि इसेंशियल कमोडिटीज को होल्ड करना अलाउड नहीं है। अगर इसेंशियल कमोडिटीज को आप होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, आप बाजार से खरीदते जा रहे हैं पर बेच नहीं रहे ताकि मार्केट में सामान खत्म हो जाए, जब किसी के पास नहीं होगा तब मैं बेचूंगा, तो होर्डिंग करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप स्प्यूरियस गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब फेक गुड्स या सर्विसेज को बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि फेक मेडिसिन बेचना इन द नेम ऑफ अनदर कंपनीज नेम। मैं बाजार में गया और सिप्ला नाम की जो कंपनी है उसकी कोई दवाई खरीदी मैंने और उसकी पैकेजिंग को संभाल करके रख लिया। बाद में मैंने कोई लोकल दवाई बनाई, कहीं से खरीदी और उसके ऊपर पैकेज कौन सा लगा दिया? सिप्ला का। तो इसे क्या बोलेंगे कि इट इज अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अलाउड। फेलियर टू इशू द बिल, अगर आपने कुछ सामान खरीदा और सामने वाले ने आपको बिल नहीं दिया, कोई कैश मेमो नहीं दिया, कोई रिसिप्ट नहीं दी, तो ऐसे केसेस में भी क्या बोल सकते हैं आप कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है। फिर आया 12th, refusal by a trader to take back the defective goods, services or refund the amount within time period mentioned in the receipt। आपने कोई डिफेक्टिव सामान बेचा पर वो डिफेक्टिव सामान जब सामने वाला आपके पास आया वापस करने के लिए तो आपने उसे लेने से भी मना कर दिया, तो इसे क्या मानते हैं? इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते है। इसके अलावा डिस्क्लोजिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने बाहर किसी और को अगर डिस्क्लोज कर दी तो ऐसे केसेस में उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है, इस बात को न भूले। तो हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर कोपरा के अंदर हम लोग डेफिनेशंस पढ़ी और डेफिनेशंस हमने लगभग 6 से 7 डेफिनेशंस इसके अंदर पढ़ी। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 की। अब बहुत आसान डिस्कशन चलेगा, इतना बड़ा सेक्शन शायद ही कोई आए। जितनी बड़ी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात हम लोगों ने की, इतनी बड़ी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जितना बड़ा कोई सेक्शन इस एक्ट के अंदर अब है ही नहीं। सब बहुत छोटे छोटे से सेक्शंस इसके बाद हमारे चलेंगे। ध्यान रखिएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की पूरी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है और उसके ये 12 एग्जांपल्स लिखो। ना 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 ना, वो आपको एक एग्जांपल देंगे, एक केस स्टडी देंगे और आपको ही आइडेंटिफाई करना है कि अरे ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है। ठीक, अब हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 3 इस एक्ट की। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने एक सीसीपीसी बनाया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन द्वारा एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाया जाएगा, जिसे सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बीच का सीपीए इसे हटा देते हैं। ये जो काउंसिल बनाया है, इस काउंसिल का काम क्या होता है सर? ये एडवाइस देता है। किस चीज पे एडवाइस देता है? कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके, किस तरीके से बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट एक काउंसिल बनाएगी जिसे सीसीपीसी के नाम से जानते हैं। इस सीसीपीसी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, और साथ ही साथ कुछ अदर मेंबर्स भी होंगे जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो। ये जो सीसीपीसी आपने बनाया है ये साल में एक बार मिलेगा, ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 4 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 बताता है कि जो सीसीपीसी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे सीसी के नाम से भी जानते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, यही इसका काम होता है। फिर आया सेक्शन नंबर 6। जैसे अभी हमने सीसीपीसी पढ़ा सेक्शन नंबर 3 के अंदर, वैसे ही अब सी की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? एस, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। वो सेंट्रल लेवल पर था, इंडिया लेवल पे था, अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एक एससीपीसी बनाएगी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा एससीपीसी बनाएगी, जिसे स्टेट काउंसिल के नाम से भी जाना जाएगा। उसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा, जो कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। उसके अलावा सच अदर मेंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। ये जो एससीपीसी बनाया है ये साल में कितनी बार मिलता है? 2 बार। सीसीपीसी एक बार मिलता था, ये साल में कितनी बार मिलेगा? 2 बार। ठीक है। फिर आया सेक्शन नंबर 7, जो सीपीसी अपन ने बनाया सेक्शन नंबर 6 में। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम होता है एडवाइस करना और प्रोटेक्शन करना, किस चीज का? कंज्यूमर के राइट्स का। और ये एडवाइस किसको देता है? स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करता है। सिंपल सी बात। फिर आया सेक्शन नंबर 8, डीसीपीसी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सबसे पहले सेंट्रल,
फिर स्टेट, और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो जैसा काउंसिल सेंट्रल लेवल पे था, स्टेट लेवल पे था, वैसा ही काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगी जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, उसे चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। और वो साल भर में कितनी बार मिलेगा, 2 बार, विच शैल मीट 2 times इन अ ईयर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एडवाइस एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर राइट। जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और उन्हें बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए एडवाइस करना किसे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिर किसे एडवाइस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को बाद में एडवाइस करेगा। तो देखा आपने, हमने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगाए और 7 सेक्शन पढ़ने में मात्र 2 मिनट। क्यों, क्योंकि ऐसे ही सेक्शन थे। सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक की बात हमने की, जिसके अंदर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल लेवल पर हो सकता है, वो स्टेट लेवल पर हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है। सेंट्रल लेवल के अंदर बात करेंगे तो 3 सेक्शन है, 3, 4 और 5। स्टेट लेवल पर 2 है, 6 और 7, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है 2, 8 और 9। ठीक, 3 बताता है इस्टेब्लिशमेंट, 4 बताता है प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग, और 5 बताता है ऑब्जेक्टिव। 6 बताता है इस्टेब्लिशमेंट, 7 बताता है ऑब्जेक्टिव, 8 बताता है इस्टेब्लिशमेंट, 9 बताता है ऑब्जेक्टिव। मीटिंग की बात 6 में ही लिखी हुई है, मीटिंग की बात 8 में ही लिखी हुई है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं। फिर आया सेक्शन नंबर 10, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो जब हम कंप्लेनेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, तो वहां पे एक पर्सन था सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात हम यहां पर करेंगे कि ये भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मतलब क्या, सर जैसे सीपीसी बनाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है। देखो काउंसिल का काम तो क्या होता है, एडवाइस करने का। ये एडवाइजरी काउंसिल नहीं होता है, ये तो एक्शन लेने वाला काउंसिल होता है, एक्शन लेने वाली अथॉरिटी होती है। तो ये एक पावरफुल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एडवाइजरी नहीं है। ये क्या करती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर किसी ने चलाया है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और कंज्यूमर के राइट्स को इन्फोर्स करवाने का काम भी इसके अंदर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे भी सीए, सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। सीसीपीए के अंदर एक चीफ कमिश्नर होता है और दूसरे अदर कमिश्नर होते हैं जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। इसका हेडक्वार्टर कहां होता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन में इसका वो होता है, क्या ऑफिस इसका होता है। ये जो सीसीपीए हमने पढ़ा सीसीपीए के अंदर एक चीफ कमिश्नर होगा और बाकी कमिश्नर होंगे। तो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर, टर्म, सैलरी, ये सब कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। फिर आया सेक्शन नंबर 12, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल अथॉरिटी हमने बनाई है, इस सेंट्रल अथॉरिटी का काम क्या होता है, इस सेंट्रल अथॉरिटी ने जो भी एक्शन लिए उस एक्शन को सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर वैकेंसी थी ऑफिस के अंदर। एक बार इसको पढ़ो, नो एक्ट or proceedings of a central authority shall be invalid merely just because of any vacancy in the constitution, any defect in the appointment or any irregularity in the proceedings। मान लीजिए सेक्शन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है कि चीफ कमिश्नर shall retire at the age of 65 years। कितने साल में रिटायर हो जाना चाहिए, 65 साल में हो जाना चाहिए, पर चीफ कमिश्नर 66 ईयर्स तक की एज तक रिटायर नहीं हुआ, गलती हो गई इन लोगों से, और 66 ईयर्स की एज में उसने एक डिसीजन पास कर दिया। तो क्या इस डिसीजन को इनवैलिड माना जाएगा, आंसर इज नो। यही बात तो सेक्शन 12 बोलता है, वैलिडिटी वैकेंसी इन द ऑफिस नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी ने जो काम किया है उसके डिसीजन को, उसकी प्रोसीडिंग को सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं कर दिया जाएगा, ओनली सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पर कोई वैकेंसी थी, या फिर अपॉइंटमेंट में कोई डेफिशिएंसी थी, या प्रोसीडिंग्स में कोई इरेगुलरिटी थी। सेक्शन नंबर 13, अगर इस सीसीपीए के पास जो भी काम है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, उन काम को करने के लिए वो चाहें तो कोई भी ऑफिसर, कोई भी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 13 में लिखा है। साथ ही साथ वो चाहें तो किसी एक्सपर्ट को भी अपने यहां इंगेज कर सकते हैं अगर उन्हें काम, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है
2। फिर आया सेक्शन नंबर 14 जो बताता है प्रोसीजर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल अथॉरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 10 में, ये सेंट्रल अथॉरिटी का काम क्या होता है? तो ये सेंट्रल अथॉरिटी का काम है कि इस एक्ट की इंटरनल वर्क प्रोसीजर्स को गवर्न करें। इस एक्ट के अंदर जो बहुत सारे रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम किसका है? सेंट्रल अथॉरिटी का काम होता है। साथ ही साथ कौन क्या काम करेगा उस टास्क को अलोकेट करने का काम इनके पास होता है। ये चाहें तो अपने पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं। इनके पास जनरल सुपरिटेंडेंस का पावर होता है। जनरल सुपरिटेंडेंस का पावर मतलब क्या कि अपने नीचे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ओवरसी करने का पावर इनके पास दिया है। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा सेक्शन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है। फिर आया सेक्शन नंबर 15 इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। हमारा टॉपिक ध्यान रखिएगा, अभी हम सेक्शन नंबर 10 में जो सेंट्रल अथॉरिटी चली थी उसी के बारे में बात करेंगे और हम सेक्शन 24 तक उसी के बारे में बात करते रहेंगे। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी सेक्शन नंबर 10 में बनी है उसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा। विंग मतलब होता है डिपार्टमेंट, एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होगा। तो वो क्या करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव अ इन्वेस्टिगेशन विंग, जिसे लीड कौन करता है? हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल, दैट इज डीजी। क्या काम होता है इनका? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है तो उनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना। अगर सेंट्रल अथॉरिटी चाहे तो वो एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। सारे ऑफिसर किसके कंट्रोल में काम करेंगे? डीजी के, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन विंग को लीड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। तो सारे ऑफिसर भी किसके अंडर में काम करेंगे? डायरेक्टर जनरल के अंदर में काम करेंगे। डायरेक्टर जनरल चाहे तो अपने पावर किसी और को भी डेलीगेट कर सकता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करेगा वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी? सेंट्रल अथॉरिटी की। सर ये सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है इन्वेस्टिगेशन विंग। तो इन्वेस्टिगेशन विंग जब क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सीए को, सेंट्रल अथॉरिटी को सबमिट करेगा। फिर आया सेक्शन नंबर 16 दैट इज पावर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सेक्शन नंबर 16 हमें यह बताता है कि मान लीजिए हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई थी, कोई किसी कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए थे या कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाया गया था, उसके खिलाफ क्या करना है? एक इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब वो इन्वेस्टिगेशन किसी स्टेट की किसी डिस्ट्रिक्ट में करनी है तो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम रेफर कर सकते हैं कि जाओ भाई चंडीगढ़ में और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो सेक्शन नंबर 16 पावर देता है किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर है कि अगर उसके पास में कोई कंप्लेन आई है या कहीं से रिक्वेस्ट की गई है तो वो इंक्वायरी कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। किस चीज की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना है? कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाया गया है। ध्यान रखिएगा यहां पर एक वर्ड मेंशन है, कौन सा? क्लास। क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। जब बहुत सारे लोगों के कंज्यूमर राइट्स वायलेट होते हैं ना तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर क्लास के राइट वायलेट नहीं हुए, जैसे मान लीजिए सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव दिया गया है, तो क्या उसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? क्या उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा? क्या नहीं, उसके लिए कंप्लेन फाइल करते हैं हम लोग। अभी सेक्शंस पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा 28, एक सेक्शन आएगा 47 और एक सेक्शन आएगा 58, जहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? डीसीडीआरसी, एससीडीआरसी और एनसीडीआरसी के बारे में। तो इंडिविजुअल की कंप्लेन कहां फाइल की जाती है? वहां पर जब बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात सेक्शन 15 और 16 के अंदर कर रहे हैं। ठीक, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी को सबमिट करेगा। फिर आया सेक्शन नंबर 17 दैट इज कंप्लेन टू द अथॉरिटी। अ कंप्लेन रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट ऑफ अ क्लास। किसी क्लास के राइट्स वायलेट हुए हैं या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है या कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाया गया है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कहां फाइल की जा सकती है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डायरेक्ट की जा सकती है, कमिश्नर के पास की जा सकती है और सीसीपी है जो हम लोगों ने सेंट्रल अथॉरिटी पढ़ा उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है। वापस से यहां पे वही बात देखिए जो मैंने आपको बोली, अगर इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट हुए हैं तो एप्लीकेशन कहां फाइल की जाती है? 34, 47 या 58 के अंदर। पर अगर क्लास के राइट्स वायलेट हुए तो एप्लीकेशन कहां फाइल की जाती है? 17 के अंदर। 17 के अंदर जब आप कंप्लेन फाइल करेंगे तो 16 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दिया जाएगा कि जाओ जाके इन्वेस्टिगेशन करो और वो इन्वेस्टिगेशन करने की रिपोर्ट कहां सबमिट की जाएगी? 15 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन विंग होता है उसके पास। फिर आया सेक्शन नंबर 18, जो सेंट्रल अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है उस सेंट्रल अथॉरिटी का क्या पावर होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटी को
पावर दिया गया है कि वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करवाएं और इंश्योर करे कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना चलाया जाए। सेंट्रल अथॉरिटी चाहे तो वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को रिव्यू कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस रिकमेंड कर सकते हैं कि देखो भाई व्यापार इस तरीके से किया जाना चाहिए, अमेरिका में, इंग्लैंड में या किसी भी दूसरी कंट्री में इस तरीके से प्रैक्टिसेस की जाती है, तो रिकमेंड कर सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करवा सकते हैं, कोई रिसर्च अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, कोई सेफ्टी अलर्ट इशू कर सकते हैं। ये सारे काम किसके हैं? पावर एंड फंक्शंस ऑफ अ सीए, सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर आया सेक्शन नंबर 19, दैट इज पावर टू रेफर फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन नंबर 19 के अंदर क्या दिया गया है? सेंट्रल अथॉरिटी अगर चाहे तो वो इंक्वायरी कर सकती है अगर उसे कोई कंप्लेन मिलती है, कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर वो सुओ मोटो भी किसी के खिलाफ क्या कर सकती है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी कहां से? सेक्शन नंबर 15 में जो इन्वेस्टिगेशन विंग बनाया है वहां से। पर पावर कहां दिया गया है? सेक्शन नंबर 19 के अंदर। हम सबसे पहले चेक करते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं क्या कि किसी कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं क्लास के, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, या फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाया गया है। अगर हाँ तो ऐसे केस में हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन कहां की जाएगी? 15 के अंदर या फिर 16 के अंदर। 15 के अंदर डीजी करता है और 16 के अंदर डीसी करता है। अगर सीसीपीए को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा रेगुलेटर भी इन्वॉल्व है, जैसे कि ट्राई, इरिडा, सेबी, तो ऐसे केसेस में आप उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन रेफर कर सकते हैं, उन्हें भी बोल सकते हैं कि आप आकर के इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करिए। ये पावर कहां दिया गया है? सेक्शन नंबर 19 के अंदर। ये पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? सीए, दैट इज सेंट्रल अथॉरिटी। फिर हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान अगर सीसीपीए चाहें तो वो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, उससे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांगना चाहें तो वो डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 20, पावर टू रिकॉल द गुड्स और डिसकंटिन्यू द अनसेफ सर्विस। अगर हमने अभी सेक्शन नंबर 19 के अंदर जो पावर था उसको एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन नंबर 16 और 15 के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ऐसा लगता है कि भैया कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है, या फॉल्स एडवर्टीजमेंट चलाया गया था, तो ऐसे केसेस में हम गुड्स को रिकॉल कर सकते हैं। मार्केट में जो गुड्स बिक रहे हैं उन्हें रिकॉल कर सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं, जो कैसे हैं? डेंजरस है, हैजार्डस है। साथ ही साथ जिन लोगों ने वो सामान खरीदा था उन्हें रीइंबर्समेंट किया जाएगा, और जो प्रैक्टिसेस अनफेयर है उन अनफेयर प्रैक्टिसेस को बंद किया जाएगा। पर कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सामने वाले को प्रोवाइड की जाएगी। फिर आया सेक्शन नंबर 21, अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलता है तो ऐसे केसेस में सीसीपीए उसके खिलाफ पेनल्टी भी लगा सकती है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? सर, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मतलब एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस को गलत तरीके से फॉल्सली डिस्क्राइब किया गया है, या फिर कोई फॉल्स गारंटी आपने दी है, फेक गारंटी आपने दी है, या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा लिया, तो उसे भी क्या कहा जाता है? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर आप कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और सीसीपीए को लगता है कि हाँ भाई एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग है, तो वो उस एडवर्टीजमेंट को डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं, या तो बंद करवा सकते हैं, या फिर उसे चेंज करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं कि भैया 15 दिन में अपने अपने एडवर्टीजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर सीसीपीए को ऐसा लगता है कि सिर्फ चेंज करने से काम नहीं चलेगा, आपके ऊपर तो पेनल्टी भी लगानी चाहिए, तो सीसीपीए मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है जिसने गलत एडवर्टीजमेंट चलवाया था, या फिर जो इंडोर्सर था, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके ऊपर, या फिर पब्लिशर के ऊपर क्या कर सकते हैं? पेनल्टी लगा सकते हैं 10 लाख रुपए तक की, अगर उन्होंने पहली बार ऑफेंस किया है तो। अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो पेनल्टी 10 लाख रुपीस तक की, और अगर बार बार गलतियां करोगे तो पेनल्टी कितनी? 50 लाख रुपए तक की लगाई जा सकती है। साथ ही साथ सीसीपीए चाहे तो इंडोर्सर, मतलब वो जो सेलिब्रिटी होता है जिसने ऐड किया था, उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं कि आपको 1 साल तक अब क्या नहीं करना है? किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं करना है। फिर आया सेक्शन नंबर 22, दैट इज सर्च एंड सीजर। सेक्शन नंबर 22 ये बताता है कि अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अंडर सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके बाद हमें ऐसा पता चलता है कि कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं, तो हम किसी भी जगह पर
एंटर कर सकते हैं, वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी आर्टिकल को सर्च किया जा सकता है। सर्च करने के बाद हम चाहें तो उसे सीज कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, कोई भी इन्वेंट्री के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी से भी बोल सकते हैं कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, रिक्वायर एनीवन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। जो भी आइटम आप सीज कर रहे हो वो सीज किया गया आइटम कितने दिनों में वापस करना है आपको, 20 दिनों के अंदर अंदर वापस करना है। हालांकि आप चाहें तो उसकी एक्सट्रैक्ट अपने पास रख सकते हैं। सर जो आइटम हम सीज करने गए वो आइटम पेरिशेबल था। पेरिशेबल का मतलब क्या, ऐसा सामान जो खराब हो सकता है, जैसे कि दूध हो गया, फूड हो गया, कोई सा भी फ्लावर हो गया। तो ऐसे केसेस में फिर डायरेक्टर जनरल उसे क्या कर सकता है, डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकता है कि ले जाने से कोई मतलब नहीं है, इन्हें यहीं पर नष्ट कर दिया जाए। या फिर अगर उनकी लैब एनालिसिस या लैब टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है तो हम सैंपल ऑब्टेन करेंगे, सैंपल को ऑथेंटिकेट करेंगे और उसे लैब में भेज देंगे और लैब वालों से बोलेंगे कि लाओ भाई 45 दिनों के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट सबमिट करो कि क्या ये प्रोडक्ट सही में डिफेक्टिव है, सही में है तो हमें इसकी रिपोर्ट कितने दिनों में मिलेगी, 45 डेज के अंदर अंदर मिलेगी। ये बात हमने किसकी की, सेक्शन नंबर 22 दैट इज सर्च एंड सीजर। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक है बट इट इज एन इंपॉर्टेंट वन, वेक्सेटियस सर्च। वेक्सेटियस सर्च का मतलब होता है फेक सर्च या फिर रॉन्ग सर्च। आपको पता था कि वहां पर कुछ भी नहीं है पर फिर भी आपने जानबूझ करके वहां पे क्या किया, तमाशा किया, सर्च किया, सीजर किया और बाद में कुछ पता ही नहीं चला। इफ ऑफिसर नोज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सर्च एग्जिस्ट but still searches any premises or seizes the document, then he shall be punished with the imprisonment up to 1 year, fine up to 10,000 or both। क्या हुआ है कि भैया हमें पता था कि वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला पर फिर भी हमने आपसी रंजिश के कारण, मेरी सामने वाले के साथ पर्सनल ग्रजेस थे, लड़ाई थी, उस लड़ाई के चक्कर में मैंने क्या कर दिया, गया और वहां पर सर्च किया, सीजर किया और वहां पर कुछ भी नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि किसी कंज्यूमर के राइट्स वहां पे वायलेट हुए क्योंकि वहां कुछ गलत था ही नहीं, पर फिर भी आपने किया। तो ऐसे केसेस में उस ऑफिसर को 1 साल तक जेल भेजा जा सकता है, 10,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है या दोनों भी उसके साथ किए जा सकते हैं। ऐसा सेक्शन 22 के अंदर लिखा हुआ है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 23, डेजिग्नेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। देखो हमने बोला सेक्शन नंबर 10 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सीसीपीए बनाएगी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट या तो नई बनाएगी या चाहे तो वो किसी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को क्या बोल सकती है कि तुम ही कौन हो, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा डेजिग्नेट कर सकती है किसी भी अथॉरिटी को कि तुम कौन हो, तुम ही सेंट्रल अथॉरिटी माने जाओगे। अगर पहले से कोई स्पेशलाइज बॉडी एग्जिस्ट करती है तो कोई बहुत खास का काम का सेक्शन नहीं। फिर आया सेक्शन नंबर 24। देखो भाई अगर ऐसा कोई सा भी पर्सन जो दुखी है किस चीज से, सेंट्रल अथॉरिटी के पास किए गए डिसीजन से, तो ऐसे केसेस में वो अपील फाइल कर सकता है किसके खिलाफ, किसके पास, नेशनल कमीशन के पास जाकर के कि भैया जो सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है उस डिसीजन से मैं खुश नहीं। अपील कितने दिनों में फाइल करनी है, 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। तो कितना पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा 0 से लेकर के 2 सेक्शंस पढ़े जिसमें डेफिनेशंस बहुत सारी काम की पड़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा 3 से लेकर के 9 जिसके अंदर हम लोगों ने सीपीसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा 10 से लेकर के 24 जिसके अंदर हम लोगों ने सीए या फिर जिसे सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, उनके बारे में अलग अलग डिस्कशंस पढ़े। अगला डिस्कशन हम लोगों का होगा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CDRC। किसके बारे में बात करेंगे हम, CDRC के बारे में। ये भी 3 लेवल पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 28 दैट इज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसे और किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से जानते हैं। देखो भाई कंज्यूमर के साथ में कुछ भी गलत हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाया, कुछ भी अगर गलत हुआ तो कंज्यूमर कहां कंप्लेन फाइल करता है, कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास। ये 3 लेवल पर बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल के ऊपर। हमें कहां पर जाना है सर, हमें जहां जाना है वो बताएंगे। ज्यूरिसडिक्शन नाम का एक सेक्शन आएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगर इस वैल्यू तक का ट्रांजैक्शन है तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में ट्रांजैक्शन है तो स्टेट में जाना है और इससे ज्यादा है तो नेशनल में जाना है। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में क्या बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 28 में कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन द्वारा DCDRC बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
डीसीडीआरसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। चाहे तो एक से ज्यादा डीसीडीआरसी भी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जा सकते हैं। ये जो डीसीडीआरसी बना रहे हैं, इनके बनाने के पीछे मकसद क्या है? टू रिजॉल्व द कंज्यूमर डिस्प्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले के लेवल पर ही कंज्यूमर की डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम कितने मेंबर होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी। तो ये हमने बात करी डीसीडीआरसी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। फिर आया सेक्शन नंबर 34, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ डीसी। ये जो डीसी है इसका क्या पावर है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर। पावर ऑफ अ डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से मामले में बात कर सकता है, हम वहां कब जा सकते हैं? तो डीसी के पास ज्यूरिसडिक्शन है टू एंटरटेन द कंप्लेन वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 50 लाख। अगर आपके साथ 50 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी हुई है, आपने जो गुड्स या सर्विसेज परचेज की थी उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, तो आप कहां जा सकते हैं? आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हैं। सर 50 लाख से ज्यादा की होगी तो 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की हुई तो आपको स्टेट कमीशन के पास जाना है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पर बात कहां की कर रहे हैं अभी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में तब जाना है जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डज नॉट एक्सीड 50 लाख। सर गलत क्यों पढ़ा रहे हो? यहां तो 1 करोड़ लिखा है। अरे 1 करोड़ रुपए एक्ट में लिखी हुई है, पर इस एक्ट को इस लिमिट को बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन द्वारा अपने रूल्स में उसे क्या कर दिया है? 50 लाख। तो क्या हमारे लिए 1 करोड़ काम की है? नहीं, हमारे लिए कौन सी काम की है? 50 लाख रुपए काम की है। तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस 50 लाख या उस 50 लाख से कम है तो आप कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। सर कंप्लेन कहां पर फाइल की जाएगी? कंप्लेन उस जगह पर फाइल की जाएगी जहां पर अपोजिट पार्टी रहती है। अपोजिट पार्टी मतलब क्या? जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है, मतलब वो जो सेलर है जिसने हमारे साथ गलत किया है वो जहां रहता है वहां पर कंप्लेन फाइल की जा सकती है। या फिर एनी अपोजिट पार्टी रिसाइड्स, हम जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं ना वो 4-5 लोग हैं, तो अब एक दिल्ली में रहता है, एक मुंबई में रहता है, एक इंदौर में रहता है, एक बेंगलोर में रहता है, एक उज्जैन में रहता है। कहां करें? जहां हमारी मर्जी हो, वेयर एनी अपोजिट पार्टी रिसाइड्स, हम वहां पर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। या कंप्लेन और कहां फाइल कर सकते हैं? जहां पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन राइज होने का मतलब गलत कहां पर हुआ, आपके साथ कहां पर आपके कंज्यूमर राइट्स वायलेट किए गए, उस जगह पर कर सकते हैं। या फिर जिस जगह पर आप रहते हैं, कंप्लेनेंट जहां रहता है वहां पे भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 28 में डीसीडीआरसी बना। डीसीडीआरसी के पास एप्लीकेशन कब फाइल करनी? सेक्शन 34 ने बताया कि जब आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डज नॉट एक्सीड 50 लाख तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जहां अपोजिट पार्टी रहती हो, जहां कोई भी अपोजिट पार्टी रहती हो, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन राइज किया गया, या फिर जहां पर कंप्लेनेंट रहता है। डीसी जनरली फंक्शन कहां से करती है? डीसी अपने हेडक्वार्टर से फंक्शन करती है। हेडक्वार्टर जनरली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बना हुआ होता है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनकी जगह बदल भी सकती है। सिंपल सी बात, कोई बहुत बड़ी खासी बात नहीं। सेक्शन नंबर 34। फिर आया सेक्शन नंबर 35, मैनर इन विच कंप्लेन शेल बी मेड। जो कंप्लेन हमें फाइल करनी है वो कंप्लेन किस तरीके से फाइल की जाएगी? तो बोल रहे हैं कंप्लेन कौन फाइल करता है? ऑलरेडी पढ़ चुके, हमको तो ये आता है। कंप्लेन कंज्यूमर फाइल करेगा, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या सीसीपीएस सेंट्रल अथॉरिटी करेगी, या फिर एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हो वो फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन कैसे फाइल होगी? कंप्लेन या तो फिजिकली फाइल कर सकते हैं, आप चले गए उनके ऑफिस में सुबह सुबह उठ के और आपने जाकर के कागज उनके हाथों में थमा दिया, फिजिकली ऑफलाइन तरीके से। या फिर कैसे की जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से भी की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करनी हो तो वेबसाइट का नाम क्या है? edakhil.nic.in। साथ साथ में आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस का पेमेंट भी करना पड़ेगा। अगर वो आपसे कुछ छोटे मोटा पैसा मांगते हैं तो वो पैसे भी देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंप्लेन की कॉपी कितनी होनी चाहिए? 3 कॉपी। 3 कॉपी में कंप्लेन सबमिट करनी है। एक वो उनके रिकॉर्ड में रख लेंगे, एक वो आपको दे देंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए, और दूसरी अपोजिट पार्टी को भेज देंगे कि भैया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। तो 3 कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये बात हमने पढ़ी सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35 के अंदर। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 36, दैट इज प्रोसीडिंग्स बिफोर द डीसी, प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जब एप्लीकेशन आएगी किसके पास? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन या तो उसे एडमिट कर लेगा या फिर उसे रिजेक्ट कर देगा। हालांकि कोई भी एप्लीकेशन तब तक रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती। आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको बोलने का अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट किया
जाएगा। एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद में आपको नहीं, जो एप्लीकेशन हमने सबमिट करी है वो एप्लीकेशन कितने दिनों में आपको डिसाइड करनी है, 21 डेज के अंदर, 21 दिनों में या तो उसे अप्रूव करो या फिर रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करना है तो विथ रीजन करना, ना तो आपने अप्रूव करी ना ही रिजेक्ट करी तो जो एप्लीकेशन उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, कि हमने जो एप्लीकेशन फाइल करी उन्हें आपने एक्सेप्ट कर लिए। इसके अंदर की सारी प्रोसीडिंग कौन इनिशिएट करता है या कौन कंडक्ट करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है और साथ साथ में एक और दूसरा मेंबर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर 28 के अंदर कि इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम कितने मेंबर होंगे, 2। तो प्रेसिडेंट हर मामले में काम करेगा और इन 2 में से कम एक मेंबर भी काम करेगा किसके अंदर, जब भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होगी। तो एवरी प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर। मान लो किसी मेंबर की या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो लीव कर जाता है बीच में, तो क्या प्रोसीडिंग्स बंद हो जाएगी, आंसर इज नो, प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू, जैसी चल रही थी वैसी की वैसी प्रोसीडिंग्स हियरिंग जो है वो चलती रहेगी। सेक्शन नंबर 37 रेफरेंस टू द मीडिएशन। देखो, जब फर्स्ट हियरिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि डिस्प्यूट को आपसी समझौते से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि मीडिएशन से भी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है, दैट इज सेटलमेंट विदाउट द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इसको बाहर ही क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो पार्टी से पूछ सकती है कि क्या आपको मीडिएशन करवाना है, अगर हाँ तो हमें 5 दिनों में राइटिंग में अपनी कंसेंट प्रोवाइड करवा दो कि आप मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मीडिएशन करते हैं तो मीडिएशन का चैप्टर नंबर 5 जो इस एक्ट का है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हम पढ़ेंगे मीडिएशन के प्रोविजन सेक्शन 74 से आते हैं इसी चैप्टर के अंदर, हमारे कोर्स का पार्ट भी है। तो सेक्शन 37 बिल्कुल आसान, रेफरेंस टू द मीडिएशन। जब कंप्लेन फाइल की जाती है तो डीसी को ऐसा लग रहा है क्या कि कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है मीडिएशन के थ्रू, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट के बाहर ही से क्या किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, जो डीसी है वो दोनों पार्टीज को बोलता है कि क्या आपको मीडिएशन करना है, अगर हाँ तो आप हमें कंसेंट प्रोवाइड कर दो 5 दिनों के अंदर। फिर है सेक्शन नंबर 38 प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ अ कंप्लेन। किस तरीके से कंप्लेन को एडमिट किया जाता है और फिर उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो एक बार कंप्लेन को एडमिट कर लिया गया या फिर मीडिएशन फेल हो गया तो फिर इस केस को कौन आगे बढ़ाएगा, डीसी। डीसी मतलब कौन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो कंप्लेन आई है उस एक कंप्लेन की कॉपी किसे भेजी जाएगी, अपोजिट पार्टी को। कितने दिनों में, 21 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन कंप्लेन हमारे पास आई, लेट्स से आज 21 अगस्त है, आज कंप्लेन हमारे पास आई, आज से 21 दिनों के अंदर अंदर हमें क्या करना है, इसकी कॉपी किसको भेजनी है, अपोजिट पार्टी को। फिर अपोजिट पार्टी क्या करेगी, जिस दिन उसके पास कॉपी आई वहां से अगले 30 दिनों के अंदर अंदर वो रिस्पॉन्ड करेगी कि देखो मेरी तो गलती नहीं है। ये 30 दिन का समय बढ़ा करके कितना किया जा सकता है, 15 डेज का एक्सटेंशन भी आपको इसके अंदर मिल सकता है। अगर अपोजिट पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिस सेलर के खिलाफ, जिस ट्रेडर के खिलाफ हमने एप्लीकेशन फाइल की है, कंप्लेन फाइल की है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, तो ऐसे केस में कमीशन एक्स पार्टी डिसीजन पास कर देगा। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब होता है जब एक ही पार्टी अवेलेबल होती है, 2 पार्टी अवेलेबल ही नहीं है, होने तो क्या चाहिए, एक कंप्लेनेंट और एक कंप्लेनेंट और एक रिस्पोंडेंट होना चाहिए। पर अगर 2 पार्टीज है ही नहीं, सामने वाली पार्टी आ ही नहीं रही है, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो फिर कोर्ट तो एक पार्टी से भी डिसीजन पास करेगी, एक्स पार्टी डिसीजन पास करेगी। मान लीजिए जो कंप्लेन आप कर रहे हैं उस कंप्लेन के अंदर वो गुड्स की कंप्लेन है और उसमें टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है। मतलब जो गुड्स आपने बोला है कि ये जो मोबाइल मैंने खरीदा है ना, ये मोबाइल सही तो है, चलता तो अच्छा है, पर ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि मैं मेरी चाय इसके ऊपर ही बना लूं। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन को हाथ में लेने से पता चलेगा क्या, नहीं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें इसके लिए इसे लैब में भेजना पड़ेगा। तो अगर गुड्स के अंदर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो उसे कहां भेजा जाएगा, लैब में भेजा जाएगा, और लैब से रिपोर्ट ऑब्टेन की जाएगी कितने दिनों में, 45 दिनों के अंदर अंदर। ये जो टेस्टिंग की फीस है ये कौन पे करेगा, कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन फाइल की है ना उसी को ये फीस बियर करनी पड़ेगी। लैब रिपोर्ट आई तो कमीशन उस लैब रिपोर्ट की कॉपी किसको भेज देगा, अपोजिट पार्टी को, और साथ साथ में किसे भेज देगा, कंप्लेनेंट को। फिर कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी उस लैब रिपोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर उन्हें वो बात पसंद नहीं आई तो। ऐसा कहां लिखा है, सेक्शन नंबर 38 के अंदर। कमीशन दोनों पार्टीज को क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लैब रिपोर्ट उसके पास आ गई है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, दोनों पार्टी की बातें आपस में सुनी और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेंगे कहां पर, सेक्शन नंबर 39 के अंदर। अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 38, उसके बाद कौन सा आएगा, सेक्शन 39, जहां पे ऑर्डर पास करेगा। कौन पास करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हर कंप्लेन को कितने समय में डिस्पोज किया जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर। कितने समय में, 3 महीने में, अगर उसमें कोई टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। पर अगर टेस्टिंग की जरूरत थी तो फिर समय कितना दे दिया आपको, 5 महीने। मतलब जिस दिन मैं कंप्लेन फाइल करूंगा उससे 3 महीने के अंदर अंदर मेरी समस्या सुलझा देना है आपको। यह समय बढ़कर के कितना हो जाएगा,
5 महीने अगर उसमें गुड्स की टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास वैसे ही पावर होते हैं जैसे किसी सिविल कोर्ट के पास होते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर को मैं नहीं मान रहा, मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ता है, इसके ऑर्डर को भी मानना पड़ेगा। अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स का सिमिलर इंटरेस्ट है तो ऐसे केस में रिप्रेजेंटेटिव सूट भी अलाउड होता है। सभी पर्सन्स को नोटिस दिया जाएगा और जो डिसीजन होता है वो भी सभी पर्सन्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, उसे रिप्रेजेंटेटिव सूट बोलते हैं। इस चीज को कहां एस्टेब्लिश किया गया था? एक फेक केस लॉ है जिसका नाम है ब्रिगेड एंटरप्राइज वर्सेस अनिल कुमार विरमानी। फिर आया सेक्शन नंबर 39, फाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। लैब रिपोर्ट वगैरह सब आ गई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने दोनों पार्टीज की बात सुन ली, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगी? एक ऑर्डर पास करेगी। अगर कंप्लेंट सही लगती है, गुड्स या सर्विसेज डिफेक्टिव थी या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी, तो ऐसे केस में कमीशन ऑर्डर पास करेगा कि गुड्स को रिमूव किया जाए या पुराने गुड्स को नए गुड्स के साथ रिप्लेस किया जाए या रिफंड पे किया जाए, प्राइस चार्जेस इंटरेस्ट पे किया जाए या फिर कंपनसेशन पे किया जाए लॉस या इंजरी का, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बंद करवाया जाए, हैजार्डस गुड्स की सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बंद करवाया जाए या फिर करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू किया जाए। ऐसा कुछ भी ऑर्डर कौन पास कर सकता है? ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है और पता नहीं चल पा रहा कि नुकसान किससे हुआ है। ये तो पता है कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है पर अब हम ढूंढ नहीं सकते, तो ऐसे केस में जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ना, वो 25% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस की पेनल्टी भी लगा सकता है कि लाओ 25% की पेनल्टी पे करो, तुमने गलत किया है। जो भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा उसे क्या करेंगे? उसकी पार्टी करेंगे क्या? नहीं, पार्टी नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से बोले उस पैसे को डिस्ट्रिक्ट कमीशन को यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो प्रेसिडेंट और मेंबर के ओपिनियन डिफर करते हैं, अगर आप लोगों को ये सेक्शन याद आ रहा हो, सेक्शन नंबर 36 जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोसीडिंग में मेंबर होगा और मेंबर के अलावा एक दूसरा मेंबर होगा। मान लो प्रेसिडेंट और मेंबर के ओपिनियन डिफर करते हैं, दोनों अलग अलग बातें करते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको बताना पड़ेगा कि वो कहां पर डिसएग्री कर रहे हैं और फिर डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजोरिटी से। वो जो एक और दूसरा मेंबर होगा, हमने बोला है डीसी के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं कम से कम। काम कौन कर रहा है? डीसी और एक मेंबर। काम कौन कर रहा है? एक प्रेसिडेंट और एक मेंबर। तो एक मेंबर खाली बैठा है ना, उससे पूछो, वो जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा, मतलब मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। फिर आया सेक्शन नंबर 14, रिव्यू बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो अपना ऑर्डर पास किया है सेक्शन नंबर 39 में, और वो ऑर्डर पास करने में उनसे कोई गलती हो गई, अरे गलती तो होगी ना, इंसान है तो गलती तो कर सकते हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर में कोई एरर था, और एरर कैसा था? एरर अपेरेंट ऑन द फेस, जो बिल्कुल सामने से दिख रहा था कि अरे 15 तारीख लिखने वाले थे, हाथ फिसल गया, गलती से 25 लिख दिया, तो ऐसे केस में डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है? रिव्यू, मतलब चेंज या मॉडिफाई कर सकता है। कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। या तो कोई पार्टी उन्हें एप्लीकेशन करेगी, या उन्हें हो सकता है किसी दिन सपना आ जाए, भगवान अंदर सपने में आके बोल दे कि अरे भाई मूर्ख 15 तारीख लिख दी है, वहां पे 25 तारीख लिखनी थी। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं? अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पास किया है, आप अगर उससे नाखुश हैं तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं। एनी पर्सन अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वो अपील फाइल कर सकता है। अपील कहां होगा? अपील हमेशा बड़ी अथॉरिटी के पास फाइल होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से बड़ी अथॉरिटी कौन है? स्टेट कमीशन। तो स्टेट कमीशन के पास जाकर के अपील फाइल करनी है। अपील कितने दिनों में फाइल करनी है? 45 डेज, 45 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। क्या 45 दिनों में कोई एक्सटेंशन मिल सकता है? हाँ, अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट शो करेंगे तो हो सकता है स्टेट कमीशन आपके डिले को कंडोन कर ले और आपको एक्स्ट्रा समय भी अवेलेबल करा दे। हालांकि कोई भी अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक 50% ऑफ द ऑर्डर्ड अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर देते। जैसे कि ट्रेडर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि आपको 2 लाख रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और वो सेलर को, ट्रेडर को ये बात पसंद नहीं आई, वो अपील करना चाहता है, करे अपील, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट कमीशन के पास जाके अपील फाइल करे, पर अपील फाइल करने से पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 50% ऑफ द ऑर्डर्ड अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी अपील को सुना जाएगा। ये हमने बात करी सेक्शन नंबर 28 से लेकर के कहां तक की? 41 तक की। 28 से 41 हमने पूरी किस बारे में बात करी? DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो के अंदर सेक्शन 42 से चीजें चालू करेंगे और पूरा सेक्शन 100 तक की बातें करके इस चैप्टर में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा, आप लोगों को रिवीजन करने में काफी मदद मिली होगी। कुछ भी डाउट, समस्या, प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप लोग सीधे मेरे घर भी आ सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं। बाय बाय।